हम आज एक विषय का पहला पार्ट समझने का प्रयत्न करेंगे। ये एक अत्यंत इंपॉर्टेंट और रोचक स्थिति है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस शुरू करते हैं, वहां से लेकर आप जब अपने आप को एक्सपर्ट या मास्टर कहना शुरू करते हैं, हर लेवल में एक स्थिति आपके सामने हमेशा आती है और उसे कहते हैं प्रश्न कुंडली, जातक कुंडली। इसमें मतांतर बहुत प्रकार के होते हैं और हर ज्योतिषी का अपना एक पैटर्न होता है, अपनी एक मोडस ऑपरेंडी होती है, अपनी एक पद्धति होती है। और इसी चीज की वजह से प्रश्न कुंडली यह विषय यूनिफॉर्म नहीं होता। आप यदि शुरुआत में प्रैक्टिस करना जब चालू करते हैं, तब आपने कुछ पढ़ा होता है, कुछ चीजों को समझने का प्रयत्न किया होता है और उसी को लेके आप आगे बढ़ते हैं। आप यह बताने का प्रयत्न करते हैं कि आप हर स्थिति का उत्तर बता सकते हो और यही से प्रश्न कुंडली इस विषय का जन्म होता है। मैं सुनील पुरोहित अभिजीत प्रतिष्ठान से फिर एक बार आपके सामने रुचि हुआ हूं प्रश्न कुंडली विषय को लेकर। प्रश्न कुंडली एक मैजिकल शब्द है और इस मैजिकल शब्द में जातक कुछ भी कहीं भी पूछने की सुविधा रखते हैं। कहीं से भी आपको फोन करके कुछ भी पूछ सकते हैं, कहीं से भी मैसेज डाल के पूछ सकते हैं। पुराने जमाने में खत लिखकर पूछते थे, लेकिन प्रश्न कुंडली यह विषय एक बहुत सुंदर और अनन्य साधारण है। इस विषय को समझने के पहले हम यह भी बात समझ लें कि जिंदगी में एक समय में ऐसा था कि एक व्यक्ति जिंदगी में एक ही बार कार लेता था, एक ही बार लव अफेयर होता था, एक ही बार घर लेता था, एक ही बार शादी करता था। मैं ये था इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज के प्रैक्टिशनर्स को मेरे इस था का सही मानों में मतलब पता चला होगा। सी इसलिए जातक की कुंडली, जिसे हम जन्म लग्न कुंडली कहते हैं, वो सारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए सक्षम है या नहीं, यह चिंता का और सोच का विषय है। लेकिन कई सारे ऐसे प्रश्न हर दिन आपके साथ में आ जाते हैं जिन्हें समझने के लिए आपको एक तात्कालिक चीज की जरूरत होती है, जिसे हम कहते हैं रूलिंग या जिसे हम कहते हैं प्रश्न कुंडली। तो प्रश्न कुंडली एक ऐसा विषय हो जाता है जिसमें कोई भी सवाल अब मुझे लगा महत्व का है और मैंने किसी से पूछा। कई बार तो लोग, मेरा दोस्त कब मिलेगा, मैंने जिसको पैसे दिए वो कब वापस देंगे, मैंने किसी किसी चीज के ऊपर जो बेटिंग किया उसका क्या नतीजा आएगा, ऐसे प्रकार के सवाल भी आपको कर सकते हैं। आपको यहां तक लोग पूछ सकते हैं कि क्या फला फला व्यक्ति मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। इससे आपको पता चला होगा कि यह प्रश्न कुंडली का मामला कितना संगीन और सुंदर है। यह चीज को बताने के लिए आपको जातक की कुंडली को टटोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसे प्रकार के प्रश्न तो आपको रोज आ सकते हैं और कुछ लोगों को तो रोज सवाल करने की आदत भी होती है। लगा फोन ज्योतिषी का, दो सवाल पूछ लिए, मिल गए ज्योतिषी को, दो सवाल पूछ लिए। और यदि ये मुफ्त का ज्ञान है तो पूछने वालों की कमी नहीं होती। ये पेड सर्विस है तो भी इस प्रकार की स्थितियां आ जाती है। मुझे पता है कि मुंबई के एक फेमस प्रोफेशनल के पास एक बंदा गया और बहुत पुरानी बात है ये, वहां पे उन्होंने बोर्ड रखा था 3 सवालों के 500 रुपए। तो उस जमाने में 500 रुपए ज्यादा थे। तो जैसे ही वो अंदर गया, उसने ज्योतिषी से पूछा, क्या आपकी फीस ज्यादा नहीं है? तो उन्होंने क्या, हाँ, अब दूसरा सवाल करो। तो इससे यह पता चलता है कि ज्योतिषियों के लिए भी यह एक इंपॉर्टेंट मैटर है। कैसे सुलझाए प्रश्न कुंडली को? इनफैक्ट जब हम प्रश्न कुंडली यह विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तब हमने ये सोचना है कि प्रश्न कुंडली में पहले
प्रोफेशनल को यानी ज्योतिषी को क्या नजर आ रहा है, क्या लगता है वो उस मैटर को रिलेट कर रहा है या नहीं। यदि वो इस मैटर को रिलेट कर रहा है तो ये मैटर सही दिशा में जा रहा है या गलत दिशा में जा रहा है, ये समझने के उसके तर्क कौन से है। जो उसके तर्क है वो प्रश्न कुंडली के तर्क है। मैं आपको ये दावे के साथ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक जमाने में मैं प्रश्न कुंडली देख के एक प्रकार से बातें बताता था, आज दूसरे प्रकार से बता रहा हूं। ये दोनों में समानता है, बिल्कुल है। कुछ चीजें समान है और कुछ चीजें बहुत अलग हो चुकी है। स्थूल तर्क से सूक्ष्म तर्क की ओर हम बढ़ चुके हैं। स्थूल तर्क यानी जनरल कंसिडरेशन, जनरल टेंडेंसी ऑफ मैटर, एंड सूक्ष्म तर्क यानी मैटर स्पेसिफिक, जिसको हम कहेंगे बारकाई की हुई चीज। यहां पे हम यह बताने का प्रयत्न करते हैं कि यह मैटर सिर्फ इस व्यक्ति के लिए क्यों है। आइए इस विषय में मेरे और कुछ विचार आप समझने का प्रयत्न करिए। एक्चुअल में प्रश्न कुंडली और उत्तर कुंडली ये दोनों भिन्न स्थितियां हैं। जी हां, प्रश्न कुंडली और उत्तर कुंडली दोनों अलग है, क्योंकि जातक को इस विशिष्ट समय को एक विशिष्ट स्थिति में विशिष्ट देश में जो प्रश्न होता है, वह प्रश्न जब प्रोफेशनल तक पहुंचता है तब प्रोफेशनल का दायरा भिन्न होता है। अब उदाहरण के तौर पे लंदन में बैठे किसी व्यक्ति ने आपको सवाल किया और उसका आपको जवाब देना है, तो उसने जिस स्थिति में प्रश्न किया वह उसकी प्रश्न कुंडली हुई, और जिस स्थिति से आप उसका जवाब देंगे वह आपकी उत्तर कुंडली हुई। जी बिल्कुल, ये दोनों अलग अलग है। यदि आप जातक की जगह बैठ के प्रश्न को समझने का प्रयत्न करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि उसकी मानसिकता कौन सी थी, उसके चैलेंजेस कौन से थे, उसका स्कोप ऑफ सॉल्यूशन कौन सा था। और अपनी जगह बैठ के जब आप इस स्थिति को देखने का प्रयत्न करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि क्या जवाब तुरंत मिलने वाला है, जवाब सही दिशा में जाने वाला है, या जातक के लिए आपके पास कौन से प्रकार की उपाय योजना तैयार है। यानी प्रश्न कुंडली और उत्तर कुंडली भिन्न है। किसी भी व्यवसाय में हम प्रश्न और उत्तर ये दोनों को भिन्न रूप से देखते हैं। उदाहरण के तौर पर आप कुछ सिम्टम लेके डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर ने सारे सिम्टम सुन लिए, उसके बाद में उसके पैथी के अनुसार वो आपको दवाई देगा या आपसे विमर्श करेगा, चर्चा विमर्श करेगा। यानी यहां पे भी एक ही प्रश्न के अलग अलग जवाब होते हैं। उसी प्रकार ज्योतिषियों के पास भी एक ही सवाल के अलग अलग जवाब हो सकते हैं। नाउ कमिंग टू, चलो हम देखते हैं प्रश्न कुंडली यानी हम क्या देख रहे हैं। इसलिए अभी हम अभी की स्थिति जस्ट देखने का एक प्रयत्न करते हैं। अभी जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तब मेष लग्न और लग्न में गुरु है ऐसा हमें दिख रहा है। मेष लग्न में गुरु है, इससे क्या होगा, मैं गुरु को क्या समझता हूं, मेरी गुरु के बारे में धारणा क्या है, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। और जैसे मैं उसे इंपॉर्टेंट और अच्छा मानता हूं तो मैं ये कहूंगा कि जातक के लिए स्थिति शुभ है। उसी समय जब मैं चंद्र और शनि ऐसे दो ग्रहों को साथ में देख रहा हूं जिन्हें मैं अच्छा नहीं समझता, तो मैं ये कहूंगा कि यह प्रश्न कुंडली के लिए चंद्र शनि की युति अशुभ है। उसी समय मैं ये देख रहा हूं कि जन्म लग्न जो है वो मेष है। मेष लग्न यानी एक चर लग्न। चर लग्न का मतलब लग्न जो गतिमान है, यानी वहां की जो स्थिति है, प्रश्नकर्ता की जो स्थिति है वह गतिमान है या परिवर्तनशील है, बहुत फास्ट मूव हो रही है। यानी चैलेंजेस आर फास्टर, सिचुएशन चेंजिंग फास्टर। यदि आप वो गाड़ी में चढ़ पड़े
तो आप गाड़ी पकड़ सकते हो, वरना गाड़ी निकल जाएगी। लग्न और लग्न की स्थिति यह हमेशा से प्रश्न कुंडली का एक महत्व का हिस्सा होता ही है। दूसरी बात, प्रश्न कुंडली में यूनिवर्सल एप्लीकेबल एक चीज है, और जिसे कहते हैं चंद्रमा। चंद्र प्रश्न का कारक है, ऐसा सभी लोग मानते हैं, चाहे ए पद्धति में जाइए या बी पद्धति में जाइए। फिर वो कहेंगे कि चंद्र कौन से भाव का अधिपति है वो भी देखो, और चंद्र कौन से भाव में है वो भी देखो। इस मेष लग्न की प्रश्न कुंडली के लिए चतुर्थ स्थान में कर्क राशि है, यानी कर्क का अधिपति चंद्रमा लाभ स्थान में है। स्वाभाविक रूप से आपको लोग ये कहेंगे कि या तो आप प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, अंतिम स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं, सुख के बारे में बात कर रहे हैं, माता के बारे में बात कर रहे हैं, या मित्र के लिए बात कर रहे हैं, लाभ के लिए बात कर रहे हैं। 11th हाउस और 4th हाउस को लेके आपका सवाल है, ऐसी स्थिति आपको बताई जाएगी। या तो चतुर्थ का प्रश्न है या लाभ का प्रश्न है, या तो चतुर्थ के लाभ का प्रश्न है, या लाभ स्थान से चतुर्थ स्थान की स्थिति को देखने का प्रयास है। ऐसा हम यहां पे आसानी से कह सकते हैं। फ्रेंड्स, दूसरी बात, प्रश्न कुंडली को देखते समय हमें देखना है कि लग्नेश क्या है। लग्नेश यानी जातक, लग्न यानी जातक, लग्न लग्नेश रिलेशन यानी जातक की स्थिति। जैसे यह मेष लग्न है तो उसका अधिपति मंगल जो अष्टम स्थान में है, यह बता रहा है कि अष्टम स्थान में से जो सारे प्रकार के सवाल आते हैं वो सवाल इस जातक के लिए मौजूद है। अष्टम स्थान यानी कुंडली का मृत्यु स्थान है। अष्टम स्थान यानी हाउस ऑफ डिफेमेशन है, हाउस ऑफ चैलेंजेस है, हाउस ऑफ एक्सीडेंट्स है, हाउस ऑफ सर्जरी है। यानी अष्टम स्थान यानी कोई ना कोई एक्सीडेंट की स्थिति यहां पे हमें नजर आ रही है, और ये एक्सीडेंट की स्थिति को समझने के लिए हम प्रश्न कुंडली का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जातक का सवाल जाहिर रूप से संपत्ति के बारे में, एक्सीडेंट के बारे में, संपत्ति की वजह से निर्माण हुए डिस्प्यूट के बारे में, संपत्ति के इंक्रोचमेंट को लेकर, संपत्ति को लेके बने हुए स्थितियों को लेकर, मां के आरोग्य से लेकर, ऐसी सारी स्थितियों से जुड़ा है। वहां पे जातक परेशान है, और ये परेशानी बताने का कारण चंद्र और शनि दोनों साथ में है, इतना हम समझ सकते हैं। कई जगह पे जन्म लग्न के ऊपर ग्रह की दृष्टि को भी बहुत महत्व दिया गया है। जैसे यहां पे शनि लाभ स्थान से लग्न स्थान के ऊपर दृष्टि कर रहे हैं। लाभ स्थान से शनि की दृष्टि, जब लग्न के ऊपर शनि जैसे ग्रह की दृष्टि हो तो ऐसा माना जाता है कि जातक के चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। पापग्रह की दृष्टि यह प्रश्न कुंडली में हमेशा चिंता का विषय होता है, और वो पापग्रह की दृष्टि जो चंद्र के साथ में है और लग्न को देख रहा है, तो इस दृष्टि का परिणाम ज्यादा मुश्किल है, ऐसा हम समझ सकते हैं। अभी हमने अभी तक क्या देखा? लग्न गतिमान है क्या, लग्न में कौन सा ग्रह मौजूद है, फिर चंद्र कहां पे है, फिर चंद्रमा और उसके साथ में कौन है, लग्न के ऊपर कौन से ग्रह की दृष्टि है, लग्नेश कहां है, और ये सारी स्थितियों को लेके हमने प्रश्न को समझने का प्रयत्न किया। यानी जो भी स्थितियां बन रही है, जो भी चीजें बन रही है, उन्हें समझने के लिए हम तैयार नहीं हैं। हमारी गति कम पड़ रही है। मैटर को सुलझाने की गति, मैटर से बचने की स्थिति, मैटर के साथ डील करने की स्थिति हमारी कम पड़ रही है। I am slower than the problem. Why I am saying I am slower than the problem? Because moon is in a sthira rashi. Rashi is fixed. And to start with, as a basic method, I can say, मैं ये कह सकता हूं कि लग्नेश मंगल अष्टम स्थान में है, मैं स्टकअप हूं। मैं यानी जातक। मैं इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि किसी भी प्रोफेशनल को अपने आप को जातक के साथ जोड़ना चाहिए।
मेरी मानसिकता बहुत स्लो हो चुकी है, आई एम स्टक अप, माई साइकोलॉजिकल कंडीशन इज गोइंग स्लोअर, challenges are moving faster, will I get solution or will I get problem? भाई फिर से बता रहा हूं, क्या मुझे समस्या का, प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा? प्रॉब्लम हो चुका है, प्रॉब्लम होने वाला है, प्रॉब्लम के परिणाम आने वाले हैं, या प्रॉब्लम के परिणाम मिल चुके हैं? यह प्रश्न का उत्तर हम अभी ढूंढने का प्रयत्न करेंगे। चलो और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कुंडली का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उससे जुड़ा हुआ और एक मुद्दा और एक पॉइंट समझने का हम प्रयत्न करेंगे। क्या देखा हमने इस स्थिति में? हमने इस स्थिति में पहले देखा कि लग्न किस प्रकार से है। हमने देखा लग्न इज मेष, जो चर है, चंद्र फिक्स्ड यानी स्थिर है, दैट मीन्स मैटर इज फास्टर देन सॉल्यूशन। दूसरी बात मैंने ये देखी, लग्नेश इज मार्स इन 8th house, which may show Mars in 8th house, which may show जातक in grave difficulty। जातक को समस्या का सामना करना है, समस्या बढ़ रही है, या समस्या इतनी गतिमान है, इतनी ज्यादा लग रही है कि जातक घबर गया है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात ऐसी है, जुपिटर इन असेंडेंट, यानी हम ये कहेंगे कि क्योंकि गुरु लग्न में है इसलिए स्थिति संभलने की पॉसिबिलिटी है, संभावना है। यहां पे कुछ विद्वान ये भी कहेंगे क्योंकि गुरु वक्री है तो शुभ ग्रह जब वक्री होते हैं तो पाप ग्रह जैसा कार्य करते हैं, और पाप ग्रह जब वक्री होते हैं तो वो क्रूर बन जाते हैं। हो सकता है कि इस स्थिति में कोई बंदा ये भी कहे कि गुरु जो लग्न में है ना, ये व्यय स्थान का अधिपति होके लग्न में आया हुआ वक्री ग्रह है, इसलिए समस्या अधिक गंभीर होने का डर है। यहां पे हम ये भी सोच सकते हैं क्योंकि भाग्येश वक्री होने के बाद भी, बावजूद भी समस्या से बचाने का प्रयत्न कर सकता है। कई बार यह माना जाता है कि वक्री ग्रह पुरानी स्थिति को वापस लाने का प्रयत्न करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे कोई जातक घर छोड़ के चला गया हो, बीवी चली गई हो, घर में से कोई व्यक्ति चली गई हो, तो वो वापस आने के लिए वक्री ग्रह को शुभ माना जाता है। यह भी एक तर्क का प्रकार है। कई बार ऐसे भी माना जाता है कि यह जो गुरु लग्न में भाग्येश है तो यह कुंडली के लिए बहुत शुभ है। प्रश्न कितना भी पेचीदा क्यों न हो, यदि लग्न में गुरु है तो जातक बच जाएगा। अब ये ज्योतिषी की मानसिकता के ऊपर निर्भर करता है कि जातक को क्या बताए, उसे और डराए या उसे इस प्रश्न से बाहर निकाले। आइए और एक आसान सी चीज को हम देखते हैं आज के इस एपिसोड के लिए, और वो स्थिति है ग्रह के एक दूसरों के साथ क्या योग हो रहे हैं। एक आसान बात जो मैं आपके साथ जरूर शेयर करना पसंद करूंगा, और वो आसान बात यह है कि आप केवल कुंडली के लग्नेश के साथ क्या हो रहा है इतना ही देखिए। अब इस कुंडली के लिए लग्नेश मंगल 3 डिग्रीज के ऊपर है, उसके बगल में ही सूर्य 4 डिग्रीज के ऊपर है, और शनि 6 डिग्रीज के ऊपर है। अभी आपके लिए एक बहुत ही रोमांचक ऐसी स्टोरी बन चुकी है।
मंगल 3 अंश के ऊपर है। मंगल कभी भी सूर्य से गतिमान नहीं हो सकता, इसलिए सूर्य और मंगल इनका योग हो चुका है। मैं रिपीट करता हूं, यहां पे कुंडली में जो मंगल है, यह मंगल कुंडली में हमें यह नजर आ रहा है कि मंगल इज ऑन 3 डिग्रीज, सन ऑन 4 डिग्रीज एंड सैटर्न ऑन 6 डिग्रीज। यदि मंगल 3 डिग्रीज के ऊपर है और सूर्य 4 डिग्री के ऊपर है, तो इसका मतलब यह हुआ कि इस जातक के साथ सूर्य और मंगल का योग ऑलरेडी हो चुका है और वो अष्टम स्थान में हो चुका है। सवाल यह है कि इस कुंडली में सूर्य को हम कौन सा रोल दें, कौन सा रूप दें। सूर्य को हम आरोग्य का कारक कह सकते हैं, सूर्य को हम सरकार का कारक कह सकते हैं। इस कुंडली के लिए सूर्य जो पंचमेश है, उसे हम पुत्र का भी कारक कह सकते हैं। हो सकता है कि पुत्र के साथ कोई गड़बड़ हुई हो, बेटे के साथ कोई गड़बड़ हुई हो सकता है इस जातक के साथ किसी बॉस के साथ झगड़ा हुआ हो सकता है गवर्नमेंट इसके खिलाफ गया हो, और हर स्थिति में ये जातक अपने आप को अटका हुआ पा रहा है। यहां पे अष्टम स्थान और व्यय स्थान, ये दोनों को डिफरेंशिएट करने का हम प्रयत्न करेंगे। अष्टम स्थान का जातक यानी द जातक हैज चॉइस, एक्सीडेंट करना है नहीं करना है, जिम्मेदारी लेनी है नहीं लेनी है, यह प्रश्न उद्भूत होने के पहले, प्रश्न के बनने के पहले चॉइस होता है। इसे हम कहते हैं एक्सीडेंटल एस्पेक्ट। और रवि और मंगल इन ग्रहों का योग हो चुका है, यानी जातक जब आपके पास आया है तो पंचम स्थान और अष्टम स्थान, ये दोनों अधिपतियों का योग संपन्न हुआ है। इस जातक की उम्र को देख के आप यह भी कह सकते हैं कि किसी लव रिलेशन में जातक के साथ कोई हादसा हुआ है, सम एक्सीडेंट इन रोमांटिक रिलेशन और सम क्राइसिस इन स्पेक्युलेशन ऑफ लाइफ। पंचम स्थान स्पेक्युलेशन का भी स्थान है। और यदि इस स्थिति को हम समझने का प्रयत्न करेंगे तो जो आने वाला योग है ना शनि का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कुंडली में शनि के लिए 2 रोल्स है, एक है दशमेश का रोल, दूसरा लाभेश का रोल। मंगल के लिए 2 रोल है, एक रोल को हम कहेंगे लग्नेश का रोल, दूसरा अष्टमेश का रोल। इस 2 स्थिति को देखते हुए हमें यह बात पता चलेगी कि शनि और मंगल इन 2 ग्रहों में योग होने जा रहा है। मंगल जो 3 डिग्रीज के ऊपर है रवि के साथ में, यानी मार्गी है, वो आगे बढ़ते 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 शनि की ओर जाएगा और शनि के साथ केंद्र योग करेगा। क्या केंद्र योग का मतलब? केंद्र योग का मतलब ग्रह युद्ध, एक दूसरे के खिलाफ खड़ा रहना। यानी इस स्थिति से निकलकर जातक किसी के साथ संघर्ष करेगा, कहीं ना कहीं संघर्ष होने जा रहा है। वो संघर्ष किस किस कारण की वजह से होगा? या तो लाभ की वजह से होगा या कर्म की वजह से होगा। कर्म की वजह से होगा तो हो सकता है नौकरी व्यवसाय में या स्थान को लेकर, अपने पोजीशन को लेकर जातक संघर्ष की स्थिति में पहुंच चुका है और यह संघर्ष उसके लिए आसान नहीं है। लग्न में गुरु है, यह अच्छी बात है, लेकिन मंगल और शनि, ये 2 ग्रहों का केंद्र योग हो सकता है किसी झगड़े की फसाद है, हो सकता है कि वारिस को लेके झगड़े हैं, हो सकता है कि यह स्थिति में जातक को और गंभीर स्थिति का सामना करना पड़े। तो ये पार्ट 1 में हम ये देख रहे हैं कि यहां पे भी राशि का जो वर्णन है दोनों, वह स्थिर प्रकार की राशि में मंगल और स्थिर प्रकार की राशि में शनि, ये दोनों के बीच युद्ध होने जा रहा है क्योंकि उनमें केंद्र योग है। अब इनका जो युद्ध होने जा रहा है वह युद्ध कतई अच्छा नहीं है,
ना जातक के लिए बेनिफिशियल है न स्थिति को। बहुत सारी कटुता लेने के बाद, कटुता पाने के बाद में कुछ बेनिफिट की संभावना बनती है, क्योंकि चंद्र लाभ स्थान में है। आपको जातक ये पूछ रहा है क्या मैं मेरा शेयर मांग लूं? आसानी से नहीं मिलेगा, झगड़ा करना पड़ेगा। झगड़ा करने के बाद में रिश्ते खराब हो सकते हैं। चलेगा आपको? चलेगा तो झगड़ो। दिस इज व्हाट द क्वेरी इज ऑल अबाउट। लग्नेश, पंचमेश और लाभेश, ये तीन रोल बड़े इंपॉर्टेंट है, ऐसा हमें यहां प्रतीत होता है। आसान तरीके से प्रश्न कुंडली देखते समय हम इन स्थितियों को ठीक से समझ सकते हैं। तो आज हमने ये देखा, किसी भी प्रश्न कुंडली को देखने के लिए कई सारे प्रकार हो सकते हैं। स्थूल से लेके सूक्ष्म तक हम जा सकते हैं। हम कहीं भी ये जातक को समझने के लिए सिंपल चार्ट को भी देख सकते हैं कि जातक किस स्थिति से गुजर चुका है। किस स्थिति से गुजर चुका है वो देखने के लिए हम ये कहेंगे कि कौन से ग्रह योग हो चुके हैं, इसके ऊपर हम ध्यान देंगे। इस कुंडली में हमने ये देखा कि जातक 3 डिग्री के मंगल जैसा है, जिसका 4 डिग्री के सूर्य जैसा कोई योग ऑलरेडी कंजंक्शन की प्रकार से अष्टम स्थान में हो चुका है, और आगे वाले शनि के साथ वो केंद्र योग करेगा, शनि लाभ स्थान में है। तो ये स्थिति संघर्षमय स्थिति है, यहां हाथापाई की संभावना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वायलेंस है, और इसलिए लग्न का गुरु यह एकमात्र ग्रह ऐसा है जो जातक को बचा सकता है। नवम स्थान का अधिपति, व्यय स्थान का अधिपति दोनों गुरु है। और इस प्रश्न कुंडली का अंतिम हिस्सा जिसे हम ढूंढने जा रहे हैं वो होता है चंद्र का नक्षत्र, जो हम प्रश्न कुंडली के पार्ट 2 में देखने का प्रयत्न करेंगे। आज हमने ये प्रश्न कुंडली के एनालिसिस को समझने की एक पद्धति को समझ लिया है। यहां से भी आप प्रश्न कुंडली में किस प्रकार से प्रवेश कर सकते हैं, यह हमने आज आपको बताया है। इस वीडियो बनाने के लिए, प्रेरित करने के लिए एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी मैडम का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, और फिर मिलने का वादा करके हम विदाई लेते हैं। धन्यवाद। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।